इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि इंग्लिश 10th क्लास और 12th की इंग्लिश और साइंस का जैसा पेपर रहा था, 100% पेपर उसमें से आए थे मेरे वनडे बिफोर में से। एसएसटी में तो इतनी ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं रही है क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने बोले थे वो नहीं आया है, लेकिन उससे जो कम इंपॉर्टेंट बोले हैं वो आया है। फिर भी 80% जो है मेरे वीडियो में से है, यहाँ तक कि 20 में से 19 क्वेश्चन जो है 19 आउट ऑफ 20 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे वीडियो में से हैं और वो भी वनडे बिफोर में से है। जबकि अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री स्पेशल तो मैं नहीं बना पाया था, लेकिन सिविक्स और ज्योग्राफी इन सब का जो भी देखा था वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और मैथमेटिक्स का अब आप ध्यान रखें, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उसका वीडियो और भी बढ़िया होने वाला है। एसएसटी का मैं कह रहा हूँ कि हाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कुछ मैथ के लिए कहा था मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आने ही चाहिए वो नहीं आए हैं, लेकिन जो दूसरे आए हैं वो भी इजी आए हैं। पेपर ओवरऑल बहुत इजी है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के आंसर भी ऑब्जेक्टिव के तो एटलीस्ट बता ही देता हूँ कहाँ क्या है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है इसका कि इसमें बैंक के ऊपर दिया हुआ है, इसमें डिपॉजिट्स और जो है बोरोइंग्स दोनों के बारे में है। डिपॉजिटर है जो कि बैंक एक दे रहा है, कर्ज दे रहा है, कुछ से ले रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट। सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा, है ना। बैंक की कमाई का साधन वही है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जो लोग सोचते हैं कि हम रट के कर लेंगे उनके लिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि इस वीडियो में मैंने सारे वीडियोस में ये चीज समझाया है कि अब आपको समझ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आपकी जो है टेक्निकल टर्म्स को लगाकर या कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करके वो टेक्निकली आपको लगाते हैं ताकि आपका आंसर आपको पता चले कि आप अगर समझ पा रहे हैं तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। मैथमेटिक्स का तो मैं वीडियो और इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के सारे लिंक दूंगा, है ना, जो मेरे पहले के वीडियो, और बाकी कोशिश करूंगा मैं कि अलजेब्रा स्पेशल, ज्योग्राफी स्पेशल ये सब करें। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जो कोलेट्रल जो होता है बिफोर लेंडिंग लोन, जो क्या होता है कि ऋणदाता कोई भी क्या काम करता है, अक्सर वो समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि कोई ना कोई चीज आपसे क्यों रखता है ताकि वो रिस्क को कम कर सके। तो इसका आंसर इसका डी हो जाएगा, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल ऑफ प्रॉस्परस फार्मर। अब प्रॉस्परस फार्मर जो है, जो संपन्न किसान है, ये सब देखिए क्वेश्चन वही है, समझने वाले क्वेश्चन है। जो बच्चा समझ के करेगा वो इसका बहुत अच्छा आंसर दे देगा अपने आप ही। अब इसका आंसर जो है सेकेंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। बेटर वेजेस, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स और एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम। तो देखिए, तो हाई फैमिली इनकम चाहिए उसका और सपोर्ट प्राइस भी उसको अच्छा मिले, तो इसीलिए जो है इसका सेकेंड और थर्ड सही है। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें भी बहुत सिंपल, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की थी हमने, इस पे एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन किया था, जो आप अगर देखेंगे तो आपको सिविक्स स्पेशल में भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक टीचर जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। देखिए लिबरलाइजेशन की बार बार बात हुई थी, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। अगर हम खुले द्वार की नीति अपनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं, है ना। तो ये है लिबरलाइजेशन, है बैरियर को हटा देना, उदारीकरण, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखिए इस पे भी हमने कई बार क्वेश्चन पे डिस्कस कहा ना। देखिए अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन तो कभी भी पेपर में नहीं आता है ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर आपने वीडियो को ढंग से समझा होगा तो मेरे हर एक क्वेश्चन आपको करने में आसानी रही होगी, क्योंकि मात्र एक घंटे के ही 2-3 वीडियोस थे। तो इसमें क्या है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, वर्ल्ड बैंक इसको मानता है सबसे अच्छा इंडेक्स है, किस चीज के लिए, डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए। अब इसके बाद 7th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था कि टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 4 फैमिली मेंबर्स दे रखे हैं, चारों को जोड़कर जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका इनकम, फैमिली इनकम क्या आएगा, 32,500, है ना। अब इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है जिसमें चेक्स एंड बैलेंस प्ले अ डेमोक्रेटिक कंट्री, चूज द मोस्ट सुटेबल। अब देखिए चेक्स एंड बैलेंस क्या, जैसे कि एक प्रजातांत्रिक देश है तो उसमें कैसे, मैंने बार बार इस चीज को समझाया है, कई बार एग्जाम्पल और कई चीजों में समझाया कि प्रजातंत्र में क्या है, पावर को डिवाइड किया जाता है ना। सेंट्रल, कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था रूस का, है ना, कोरिया का, जो एक जगह अगर सेंट्रलाइज होने लग जाएगा तो उसे दिक्कत हो जाएगी। तो उसी पे बेस जिसने समझा होगा उस बात को बहुत आसानी से इसका आंसर दे दिया होगा। टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम
ऑथोरिटेरियनिज्म, है ना, यानी कि जो अधिनायकवाद ना हो जाए, राजतंत्र ना हो जाए इसको। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी सिस्टम, ये मैंने कल बताया टू पार्टी सिस्टम कहाँ है, वन पार्टी सिस्टम कहाँ है, और मल्टीपल पार्टी जैसे इंडिया पाकिस्तान में है ये सब। चाइना में मैंने बताया था कि वन डे तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा टू पार्टी, और भारत में अब धीरे धीरे जो है अलायंस गवर्नमेंट बन रही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का सेपरेशन देखिए क्या है, इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। मैंने बताया था कि वहां भाषा को लेकर है जो भी तनाव है ना, तो वही चीज है कि भाषाई समायोजन सुनिश्चित करना उनका मेन था। अब इसमें कहता है कि इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। तो ये क्या है, अगर इसकी इंग्लिश की हिंदी किसी ने देखी होगी तो बहुत अच्छा कर लिया होगा। ये क्या है, पंथ निरपेक्ष कहलाता है, ठीक है, इसको हम सेक्युलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट और रेसिड्यूरी ऑफ सब्जेक्ट। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कई बार हमने हर एक टॉपिक में बताया था। इसमें क्या है, इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। पहले का जो है बी है, यूनियन लिस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव ऑफ इट है। सेकंड क्वेश्चन है उसका ए है ना, जो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अबव लिंक्स है, ठीक है, तो उसको हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद थर्ड है, ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एडवोकेसी ऑफ वीमेन का। मैंने कल बार बार ये चीज वन डे बिफोर में भी बोला है, उसको हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं। इसके बाद एक लेटराइट सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है ना। ये जो है देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन को बताऊं कि बहुत ज्यादा टू द पॉइंट तो मैंने नहीं बोला था, जैसा कि साइंस में बिल्कुल टू द पॉइंट था, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो उसी के आसपास थे। जिसने भी वीडियो को देखा होगा उसका क्वेश्चन तो पूरा पूरा वो सही ही करके आए होंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर कंसेप्ट बिल्डिंग में बिलीव करता हूँ। मैं ये नहीं कि रट्टाफिकेशन कर लिया, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको पेपर आसानी हुई होगी। ये लेटराइट सॉइल जो है, ये एरिया विद हाई टेम्परेचर होता है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, है ना, यानी कि ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, भारी वर्षा से अत्यधिक वृक्षालन का परिणाम है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है, आपको पता ही है, एरिड सॉइल जो है ये सब में होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रबी उस पे है, खरीफ फसल पे है, तो आपको देखिए रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, ठीक है, ये सही है, सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू। एक चीज देखिए, इसका थर्ड ऑप्शन कह रहा है मेज, कॉटन एंड जूट, मक्का, कॉटन, पटसन, मैंने कल बताया था रबी गेहूं, है ना, तो इस तरह का, यानी कि ये वाला गलत है, ठीक है। एग्जाम्पल देकर आपको बताया दोनों में कि रबी और खरीफ में जो है चावल ये सब मक्का वगैरह आ जाते हैं, तो थर्ड गलत हो गया, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में देखिए, ये फेरस और नॉन फेरस एलिमेंट को मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था कि फेरस में कौन सा आता है, निकिल, जो इसमें कहता है करेक्टली मैच, जो मैच है, तो फेरस नेचुरल गैस तो होगा नहीं, उसमें धातु नहीं है। नॉन फेरस निकिल, ये भी गलत है, क्योंकि निकिल तो बताया था आपको फेरस में होता है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में लाइमस्टोन, बिल्कुल सही है, ये मेटेलिक नहीं है, यानी कि धात्विक नहीं है, और लाइमस्टोन है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का जो है औध किसान सभा, ये मैंने क्वेश्चन बताया नहीं था, है ना, ये लेकिन इंडियन नेशनलिज्म पे है। कुछ क्वेश्चन तो एक तो ऐसे आते ही हैं। इसके बाद एक और है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया की संधि है, डिफीट ऑफ नेपोलियन है, यूनिफिकेशन इटली है, फिर जर्मनी। देखिए ये जो है बहुत ही, मैंने जो बताया था कि कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, और जिन्होंने खुद भी पढ़ा होगा वो कर लिया होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले नेपोलियन की हार हुई, फिर कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, फिर जर्मनी, और फिर उसके बाद इटली। अब इसके बाद एजर्सन और रीजन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही सही है। इसमें मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। अब देखिए सबसे बड़ा टेंशन का कारण क्या था, मैंने कहा था कि आप एजर्सन और रीजन दोनों देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर दोनों सही है तो फिर देखिए ए होगा कि बी होगा, तो इस तरीके से इसका जो है आंसर ए हो जाता है। दोनों एजर्सन और रीजन भी ठीक है और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, इटली, है ना, गैरीबाल्डी किससे बिलोंग करता है इटली। तो देखा जाए 20 नंबर में अगर मैं कहूं कि 15 मार्क्स के तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते थे। 5 मार्क्स के लिए थोड़ा आपको दिमाग हल्का चलाना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन वही है नियर बाय। और 1-2 नंबर जो है जिसकी अच्छी तैयारी है, कहा सीबीएसई अपनी पूरी कोशिश करता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो उसी को देगा जो कि बहुत ही वाकई में डिजर्व करते हैं, जो वनडे बिफोर एक दिन में और
केवल उसमें नहीं, वो पूरे साल कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना। हालांकि मैथमेटिक्स में मेरे पिछले साल के सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर टॉपिक देखेंगे तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे है, तो उसको आप आज से ही देखने लग जाइए, एक दिन भी रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के साथ मैं अटैच भी कर दूंगा। अब देखिए, कहता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल जो फॉरेस्ट के 2 मेजर्स बताइए। इसके साथ बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के 2 मेजर्स बताइए, है ना, यानी कि जो वन जीवों के संरक्षण की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन सिल्क रूट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था सिल्क रूट वाला आपको। अगर मैं कहूं तो 70% पेपर तो ऐसा है कि बहुत ही इजी है और बिल्कुल मेरे वीडियो से ही है। सिल्क रोड हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो मैंने कल भी वन डे बिफोर में कहा था कि लेजिस्लेटिव जो है, उसके बाद जुडिशियरी जो है, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों का जो हॉरिजॉन्टल है उस चीज की बात हो रही है ना। जैसे कि कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, तो इसको एक्सप्लेन करना था। अगला क्वेश्चन भी जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और बता दूं आपको, दूसरे सेट में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अंतर आया है। ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था, डिजायरेबल क्यों है पावर शेयरिंग, ये भी बताया था, दूसरे सेट में वो आया हुआ है। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस के 3 कॉजेज क्या थे, क्यों ये आए थे, इसको बड़े अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन करके समझाया भी था। अगर जिसने उसको कर लिया होगा उसको पूरे नंबर इसमें 3 मार्क्स मिलने हैं। इंडस्ट्रीज जो है, सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना। देखिए, टेक्नोलॉजी से जो है किस तरीके से हमारे पास तकनीक से क्या होता है, एडवांसमेंट होती है इंडस्ट्रीज में, तो वो चीज बताना है। इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन दूसरे सेट में है, मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन, कि मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन, बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन मैंने वन डे बिफोर में समझाया है। जिसने भी किया होगा उसका बहुत ही अच्छा रहा होगा। इसके बाद हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन विद अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन कैसे करते हैं, मेन मोटिव उनका सत्ता पाना है, उसके लिए वो किस तरीके से फंडिंग करते हैं, सारी चीजें इसमें आप इजीली लिख दिए होंगे आपने। इसके बाद रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे सेट में पूछा है, वो भी बहुत आसान है। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बेटर देन इनफॉर्मल। अब देखिए, फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट है वो ज्यादा, मैंने बताया था कि किसान किस तरीके से ट्रैप में आ जाते हैं, तो मैंने जो क्रेडिट ट्रैप की बात की थी उसी पे बेस्ड है ये। क्रेडिट एज एन एसेट किसके लिए और ट्रैप किसके लिए, तो उसी पे जिसने भी मिलाकर लिखा होगा उसको पूरे नंबर यहाँ मिल जाएंगे। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत एसेंशियल के दूसरे सेट में आया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है। इसके बाद हाउ इज इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो बात हर वीडियो में मैं कर रहा हूं, है ना, कि ये जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रख के किया जाता है, सतत धारणीय विकास, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और आपने किया भी होगा। लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19। अब देखिए, आइडियोलॉजी जो लिबरलिज्म है, उदारवादी सोच है, ये सब कैसे उन्होंने यूरोप में किया, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही उसका वो है। अब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, लेकिन ये चॉइस में है। मैं एक्चुअली पूरा श्योर था, मैंने बताया भी एक ही था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, लेकिन नहीं आया है, यूके का आ गया। मैंने इसके बारे में शॉर्टकट में हल्का बोला था और कहा था देख लेना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही जिन्होंने किया होगा वो पहले वो किया, क्योंकि वन डे बिफोर तो मोटिव यही होता है कि आपकी पूरी तैयारी है, तो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह कर लीजिए, है ना। तो आपने जरूर इसको पहले किया होगा क्योंकि 4 यूनिफिकेशन है। 31 क्वेश्चन है, इसमें पर कैपिटल कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा है तो साफ सी बात है आपके घर में एसी है, गीजर है ना, फ्रिज है, बहुत सारी चीजें, तो उससे पता चलता है हमारे को कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का बेस है, जिसने भी बना के लिखा होगा वो कर दिया होगा। और इसके साथ दूसरे सोर्स में क्वेश्चन है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स में अंतर, है ना, परंपरागत तो गैर परंपरागत। इसके साथ एक और भी क्वेश्चन है कि एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत अच्छी तरह मैंने बताया था, जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उन्होंने कहा था कि डैम्स किस तरह से हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है ना, उसको भारत को लेकर उन्होंने जो कोट किया था वो बताया आपको, और डैम से इलेक्ट्रिसिटी और ये सब क्यों जरूरी है। इसके बाद पॉलिटिकल आउटकम्स पे देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि सीबीएसई के जितने सैंपल पेपर थे, जो कुछ भी सपोर्टिंग मटेरियल उन्होंने दिया था, प्री बोर्ड दिया था, उससे पेपर को थोड़ा उन्होंने खुद ही चेंज किया है ना। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आने थे, इन्होंने आउटकम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के कर दिए, है ना। जहां केस स्टडीज आना था उसकी जगह दूसरे चैप्टर का कर दिए। तो ये सब खींचतान इन्होंने करी है। अब जो गाइडलाइंस सीबीएसई देता है, मार्किंग स्कीम ब्लूप्रिंट देता है, उसी के अकॉर्डिंग बताना होता है। यही कारण है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली चीजें नहीं आई, जो एक्सपेक्टेड थी मेरे अकॉर्डिंग वो आ गई है। इसके पीछे आप लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन
अदर गवर्नमेंट पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो बहुत आसानी से लिखा होगा आपने कि प्रजातंत्र क्यों अच्छा है ना, इसमें तानाशाही नहीं होती, इसके क्या फायदे हैं, लोगों को पूरा अधिकार है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। ये देखिए 50 बार एक क्वेश्चन मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन कैसे है, वैश्वीकरण की हम जो बात कर रहे हैं विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ। तो ये देखिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन वही है, बस जिस चैप्टर के सीबीएसई ने दिए हुए थे उसके बजाय उन्होंने दूसरे का दिया। यही कारण है कि मैंने इसको एक्सपेक्टेड बोले थे, उनको ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड था, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ना होकर एक्सपेक्टेड में आ गए। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन पे ये क्वेश्चन है ना, जिस चैप्टर का इतना आना नहीं था उन्होंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है केस स्टडी में, इसमें इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का एक अलग दिया है, सिंपल है, पढ़ के जो बच्चे ने समझदारी से किया होगा उसको कर ही लिया होगा, है ना। मर्सियर डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग वर्ल्ड का आ गया है ना। तो एक तीसरा फ्लड पे है बजाय इसके कि वाटर रिसोर्सेज पे। मिला जुला कर जो ये तो पढ़ के और समझ के करना होता है, एक्चुअली वो आपको समझ देख कर। हाँ एक चीज और बताऊं कि जो मैप है, मैप को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा श्योर था 3-4 चीजों को, वो नहीं आया, लेकिन आया वो भी है, जैसे हीराकुद डैम आया हुआ है, मुंबई आया हुआ है ना। इसके बाद नरोरा जो मैंने बताया नहीं था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए जो लाइफ लाइन से उन्होंने कहा हुआ है ना, जो कि स्पेशली वो था, लेकिन चैप्टर उन्होंने टेक्निक मतलब चेंज कर दिए हैं, तो इसी कारण से मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड बताए थे वो तो मैंने उनके अकॉर्डिंग कहा था। तो सीबीएसई पैटर्न चेंज करता है तो मोस्ट इसके जगह एक और भी चीज है, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, है ना, गांधी यात्रा की बात थी। इसके बाद द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड 1927 का, ये मद्रास में हुआ था। तो जिसको पता होगा कहा नहीं, ये तो मैप में पता होता है कि इस तरीके से ही क्वेश्चन आजकल कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की होगी उसका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। हाँ ये मानकर चलो कि 80 में से 70 प्लस लेना बहुत आसान था, 70 लेना, और 70 प्लस के लिए जो अच्छे पूरे साल जिन्होंने मेहनत की होगी उनको जरूर 80 आ जाएगा, 80 आउट ऑफ 80, और 100 में से 90 प्लस आ जाएंगे। तो पेपर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सेट 1, 2, 3 तीनों को देखा है। मिलाजुला का क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, और 1 डे बिफोर से मैं देखिए मैंने पहले भी कहा था कि एसएसटी थोड़ा सा मैं मतलब इतना एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन हाँ मेरी कोशिश है, पकड़ है, कोशिश करता हूँ। इकोनॉमिक्स में मेरी 12th की जो 1 डे बिफोर है वो और भी बढ़िया होनी है। हाँ मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसके लिए मुझे ज्यादातर लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं वीडियो में, तो अब उसके मैं कोशिश करूंगा कि और भी बेटर आपका 1 डे बिफोर हो, उसके पहले एग्जाम स्पेशल लाने की कोशिश होगी। लेकिन आप अपनी तैयारी में कमी ना छोड़े, केवल मेरे क्वेश्चंस के भरोसे ना रहे, मेरी कोशिश जरूर होगी कि समय पे आप तक वीडियो पहुंचा पाऊं, है ना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस कारण से भी हो गई थी कि हिस्ट्री की तैयारी नहीं कर पाया था, उसका वीडियो नहीं आ पाया आपके पास, तो मेरे साथ प्रेशर ज्यादा था इस चीज को लेकर। लेकिन फिर भी मिला जुला कर हिस्ट्री का भी पेपर आपका एसएसटी का बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद है मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो के साथ मैं मैथमेटिक्स के सारे लिंक दूंगा, जो अंडरस्टैंडिंग बेस आप उसको करिएगा। और आज के पेपर में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, 90 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस बिल्कुल होंगे। ऑल द बेस्ट पहले से एडवांस में आपको अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि अब मैथमेटिक्स की तैयारी में दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 लेना भी आसान है अगर आप पूरे साल मेहनत कर रहे हैं। तो आगे की भी शुभकामनाओं के साथ थैंक गॉड सबको और व्यूवर्स को जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, मेरे वीडियोस को देखा है, थैंक यू। और आप अब मेरे मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोस देखना चालू कर दें। मैंने सबसे कम टाइम, आप कितने भी चैनल को देखेंगे, मैंने जितने कम समय में जो टॉपिक क्लियर किया वो आपको किसी और चैनल पे मिलना ही नहीं है, दावे के साथ। और जो मेरे ट्रिक्स है मैथमेटिक्स से, शॉर्टकट्स, उससे आसान भी मिलना नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उस पर आप पूरी अच्छी तरह भरोसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज से ही आप पढ़ाई में लग जाएंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, पेपरों तक तो रेस्ट करना ही नहीं है। थैंक यू, और एडवांस में आपको ऑल द बेस्ट फॉर अच्छे गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए। थैंक यू।